हेलो दोस्तों, तो आप सभी को बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस स्पेशल की आज कंप्लीट क्लास कराई जाएगी। और जिसने भी आपने फर्स्ट क्लास इसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो आपका कंटेंट जो होगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज ये क्लास स्टार्ट होगी। टॉपिक रहेगा बल। बल टॉपिक रहेगा। टॉपिक है न्यूटन की गति का प्रथम नियम के बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बल का व्यापक क्या होता है, व्यापक प्राप्त होता है। बल का व्यापक प्राप्त होता है F बराबर ma। बल के प्रकार जो होते हैं मुख्यतः चार प्रकार होते हैं बल के। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा नाभिकीय बल या प्रबल बल एवं दुर्बल बल। ठीक है, अब अगला है गुरुत्वीय बल, उसके सबसे कमजोर, गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि एक 2 किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 ग्राम 10⁻⁴ न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत कम होता होने के कारण इसका अनुभव नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल किसी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका। चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है कि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल एवं परास अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय बल का जो होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है, एवं परास क्या होती है, इसकी अधिक होती है। प्रबल प्रबल बल क्या होता है, नाभिकीय एवं आकर्षण बल है। यह अति लघु परास 10 टू की पावर जो दे रखी है वो आपकी 15 मीटर की कोटि बल है। इसे ही बल प्रबल कहते हैं। दुर्बल बल अत्यंत लघु परास वाला बल क्या कहलाता है, दुर्बल बल कहलाता है। घर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। अगला है घर्षण बल संपर्क बल में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल के लाभ जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए। घर्षण बल के जो लाभ हैं, घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते, दौड़ते एवं सीधा खड़ा हो पाते हैं। और माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही वह चलती है। गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। अगला घर्षण बल से क्या होती है हानि। अब घर्षण बल की हानि पे बात करते हैं कि घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर क्या होते हैं, घिस जाते हैं। जूते के घर्षण बल के कारण ही घिस जाता है। स्नेक का प्रयोग करके, जैसे तेल ग्रीस आदि बल बॉल बियरिंग का प्रयोग करके घर्षण बल को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं क्योंकि ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं, इसलिए जिससे वाहन फिसलते नहीं है। अगला उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक जो होता है एक सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे चिमटा गिरनी सरौता, ये क्या होते हैं, उत्तोलक के उदाहरण है। कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू, हैंडपंप आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब जी कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची हुआ, प्लास हुआ, साइकिल का ब्रेक हुआ, डंडी तराजू वाला हुआ, हैंडपंप का पाइप हुआ आदि पहली श्रेणी के क्या है, उत्तोलक है। बरौता बात करें जिसको कहते हैं नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया पहिया या कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके जो प्रथम श्रेणी के, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। चलिए चिमटा जो हुआ, चिमटा मनुष्य का हाथ, किसान का हल, तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। किस श्रेणी के उत्तोलक है, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। चलिए कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला आपका गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। कुछ नियम बिंदुओं के गुरुत्व के केंद्र होते हैं। वस्तु और गुरुत्व केंद्र की स्थिति, समान छड़ के अक्ष का मध्य बिंदु होता है। त्रिभुजाकार ठोस होता है, मध्यकार का कटान बिंदु है। वर्गाकार का आयताकार ठोस विकर्णों का कटान बिंदु है। वृत्ताकार पटल गुरुत्व केंद्र की स्थिति वृत्ताकार पटल की होती है, वृत्त का केंद्र की ओर होती है। समांतर श्रेणी की बात करें तो विकर्णों का कटान बिंदु की ओर। ठोस गोला गोले का केंद्र होता है। चलिए अगला पंखों का ठोस शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 हाइट की दूरी पर होता है। खोखला शंकु शंकु के अक्ष पर आधार 1/3 ऊंचाई की दूरी पर होता है। ऊर्जा जिसको कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी की बात करें कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक आदर्श राशि है, इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है, मात्रक जूल होता है। अगला तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा बांध बनाकर इकट्ठा किए गए जल ऊर्जा। तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा आदि स्थित ऊर्जा होती है। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कैसी, 4 गुना हो जाएगी। गतिमान गोली, गतिशील वाहन, चलते हुए हथौड़े, बहते हुए जल, बहती हुई हवा, फेंका गया भाला या तीर आदि में गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो ये क्या कहता है नियम कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो निर्माण होता है ऊर्जा का और ना ही विनाश होता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता कहती है कि आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया है, ई जिसको कहते हैं E = mc², जहाँ ई ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है, सी प्रकाश का वेग है। चलिए अगला
पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, कैसा होता है, सबसे अधिक होता है कहाँ, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर प्रभाव पड़ता है, कैसा घटता होगा। पृथ्वी तल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर क्या करता है, निर्भर करता है, कैसा करता है, निर्भर। भार की बात करें बेटी, तो पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे कैसा होता है, अधिक होता है कहाँ, ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। कृत्रिम उपग्रह में रखी वस्तु होगी जैसी भारहीन अवस्था में होगी। चंद्रमा पर वस्तु का भार जो होगा पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा, छठवां होगा। पृथ्वी अपनी अक्ष के प्रतः घूमना बंद कर दे तो वस्तुओं के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वृद्धि होगी, क्या होगी, ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वृद्धि होगी। पृथ्वी का भार का मान अक्षांश के अनुसार तो होता है परिवर्तित। चलिए अगला, लिफ्ट के ऊपर जाने पर स्थित वस्तु का आवासीय भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। लिफ्ट के नीचे जाने पर उस पर स्थित वस्तु का भार आवासीय भार से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला, दुर्घटनावश लिफ्ट टूट जाने पर उस पर स्थित वस्तु हो जाएगी कैसी, भारहीन वस्तु हो जाएगी। लिफ्ट के समान चाल से ऊपर या नीचे जाने पर उस पर स्थित वस्तु का आवासीय भार जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अगला, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है, लोहे के भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला, सरल लोलक की बात करें तो सरल लोलक क्या हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है। आवर्तकाल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी से ले जाने पर उसका आवर्तकाल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। कोई लड़का झूला झूलते खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्तकाल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। गर्मियों में लोलक घड़ी जो होती है बस कैसे हो जाती है, सुस्त हो जाती है। चलिए अगला, सर्दियों में लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। सर्दियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल कैसा हो जाता है, घट जाता है। गर्मियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल बंद हो जाता है। पदार्थ के जो गुण की बात करें जिसको कहते हैं डेंसिटी, ये होता है द्रव्यमान द्वारा प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये एक अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर यंत्र से मापते हैं। लोहे का घनत्व जल के घनत्व से कैसा होता है, अधिक होता है। जबकि पारे पारे का घनत्व इसके लिए इसलिए लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, जबकि पारे के घनत्व से कम होता है। इसलिए लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है किंतु पारे में तैरता रहता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक होता है, जबकि आयतन न्यूनतम होता है। किसी बर्तन में जल भरा है उस पर बर्फ तैरती रहती है। किसी बर्तन में क्या है, जल भरा है लेकिन बर्फ क्या रहती है, तैरती रहती है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का तल होता है परिवर्तित रहता है, अर्थात पहले के समान ही रहता है। तो चलते हैं सीधा साइंस, और साइंस जो टॉपिक रहेगा, ये साइंस की जो क्लास रहेगी आज की, ये साइंस की क्लास देखते हुए गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि लाइक अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम चल रहा है, तो शिक्षक भर्ती के एग्जाम के रिगार्डिंग और जो भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि अभी आर का, और आर में साइंस है, जैसे कि फिजिक्स 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके 80 मार्क्स की होगी। एसएसबी में आर के आने वाले हैं, तो एसएसबी में आर है तुम्हारा, एएसआई है, और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो उसमें भी फिजिक्स पूछी जाएगी। तो जो भी एग्जाम आने वाले हैं तो उनके रिगार्डिंग देखते हुए ये साइंस स्पेशल की क्लास आपको लगाइए। सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। तो बाकी जो क्लास करा दी गई है साइंस की, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और ये आपकी उसके आगे की वीडियो है। चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो टॉपिक रहेगा इसमें दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का जो मात्रा पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे आप पास्कल भी कह सकते हैं। दाब एक अदिश राशि है। 1 पास्कल बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1/10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। रेल की पटरियां चौड़ी स्लीपरों पर बिछाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी के भार के कारण दाब कम हो जाता है। द्रव चालित प्रेस, द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित द्वारा इत्यादि पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला है वायुमंडलीय दाब। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि अचानक से गिर जाने पर तूफान आने की संभावना हो जाती है। लेकिन पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम खराब स्वच्छ होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका अर्थ होता है वर्षा होने की क्या होती है, संभावना होती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो हो जाएगा वो कम होगा। ठीक है, चलिए अगले। पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है और वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही बनाए बहने लग जाती है। दाब का प्रभाव जो होगा, अगला टॉपिक, दाब का प्रभाव जिसे पिघलने पर जिसे पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मोम, घी आदि।
जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जो पिघलाने पर क्या हो जाते हैं, संकुचित होते हैं, उन पर क्या होता है, दाब बढ़ने से गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वथनांक की बात करें तो दाब क्वथनांक क्या होता है, जाने कि दाब का मान बढ़ाने पर सामान्यतः सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है, वो क्वथनांक कहलाते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव की जिस किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा एक के एक और उसकी एकांक लंबाई के लंबवत तथा पृष्ठ के तल के कार्य करता है। अगला टॉपिक है पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है, वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं जल के पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जाता है गर्म करके तेल, साबुन तथा डिटर्जेंट डालकर। जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब जल में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव, जल में नमक मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जिससे क्या होते जाते हैं, मच्छरों के लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। चलिए, अगर पानी से मच्छर ज़्यादा हो रहे हों तो उसमें पानी में क्या डाल देना चाहिए, कैरोसिन जिसको कहते हैं मिट्टी का तेल, वो डाल देना चाहिए। इससे पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और लार्वा जो मच्छरों को होगा वो जल में डूब जाएगा, मर जाएंगे। श्यानता, ताप का मान बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्यानता घट जाती है। और ताप का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है गैसों की श्यानता। द्रवों की श्यानता किसके कारण होती है, अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। जल और वायु में किसकी श्यानता अधिक होती है, जल की श्यानता अधिक होती है। शहद और जल में से किसकी श्यानता अधिक होती है, शहद की श्यानता अधिक होती है। गाढ़े एवं पतले द्रव में किसकी श्यानता अधिक होती है, गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। सामान्यतः श्यानता का अर्थ जो होता है वो गाढ़ापन से होता है। लालटेन या लैंपों की बत्ती में तेल ऊपर बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है, केशिकात्व के कारण बढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, केशिकात्व के कारण होता है। ससंजक बल का एवं असंजक बल, ससंजक बल एवं असंजक बल क्या होते हैं उनको जाना है। ससंजक बल का अर्थ होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, बल क्या कहलाता है, ससंजक बल कहता है। आकर्षण बल जैसे जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है। ससंजक बल ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है ससंजक बल। पृष्ठ तनाव का कारण ससंजक बलों का होना है, पृष्ठ तनाव ससंजक बलों का होना है। असंजक बल का अर्थ है दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है, जैसे कागज व गोंद। ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते उनमें आसंजक बल का मान ससंजक बल के कम होता है, जैसे पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करता। ऐसे द्रव जो ठोस की दीवारों को गीला करते हैं उनमें आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, जैसे जल का कांच के तल को गीला करता है। चौक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना असंजक बल के कारण ही संभव होता है। विसरण क्या होता है, विसरण की बात करें तो डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, पदार्थ के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। इत्र की खुशबू का फैलना इत्र के अणुओं का वायु के अणुओं के विसरण के कारण होता है। द्रव में विसरण गैस की अपेक्षा धीमी गति से होता है तथा ठोस में अत्यंत धीमी गति से होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहलाता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हो तो उस पर एक उत्प्लावक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस नियम के बहुत से उपयोग है, यह जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। जीवन एक रक्षक पेटी लैक्टोमीटर एवं हाइड्रोमीटर इसकी नियम पर आधारित है। तरल में डूबी हुई वस्तु में दो बल कार्य करते हैं, एक होता है वस्तु का भार नीचे की ओर एवं उत्प्लावक बल ऊपर की ओर। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, यदि वस्तु का भार जो है उत्प्लावक बल से क्या है, अधिक है, तो स्थिति में वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो वस्तु के अंदर डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। ये फैक्ट एग्जाम में अधिकांश से पूछे जाते हैं कि पूछ लेगा, यदि बताइए कि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तो वस्तु जो जल में है वो डूबेगी या तैरती रहेगी या नहीं डूबेगी, तो आप क्या बताएंगे, वस्तु का उत्प्लावक बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाएगी, जाहिर सी बात है। अगला अगर पूछ देता है यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो वस्तु द्रव के अंदर डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। अगला टॉपिक है आपका, यदि किसी वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर तो वस्तु द्रव के से कम है तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर निकल जाएगा और वस्तु तैरती रहती है। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावक बल होगा, लकड़ी के भार के बराबर होता है। जब किसी वस्तुपिंड को पिंड को क्या करना, द्रव में डुबो दिया जाए तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, उत्प्रेक्ष और भार। चुंबकत्व टॉपिक नया है, ये चुंबकत्व टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक चुंबकत्व का है। तो चुंबक के किस स्थान पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबक के दोनों सिरों पर होगा। कुछ पदार्थों में कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट। चुंबक के किनारों के दोनों सिरों को कहते हैं चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबक में किस स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है, मध्य में होता है।
यदि किसी चुम्बक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो स्थिर होने पर उनकी दिशा जो होगी दक्षिण की तरफ से होगी। अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं नर्म लोहे में बनाए जाते हैं, स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं इस्पात में बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक लंबी धारावाही कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है। गतिशीलता वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। अगला अन्य चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है कौन कौन से बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अन्य चुंबकीय उदाहरण कौन सा है। प्लेटिनम दे देगा, है ना, और आपको वो दे देगा, जिंक दे देगा। इसमें से तो आप तो इसमें से कोई एक पूछ लेगा कि अन्य चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अन्य चुंबकीय पदार्थ है प्लेटिनम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है। लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है लोहा, कोबाल्ट, निकेल। प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सोना, चांदी, सोना, जिंक, जल, हाइड्रोजन। ये प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। अगला आपका है अगला टॉपिक है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका है कि किसी परपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। यदि किसी परपथ में किसी एक सिरे की धारा बहती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻80 होगी। धारा को दो प्रकार की होती है, एक होती है दृष्टि धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। दृष्टि धारा की बात करें तो एक ही दिशा में प्रवाहित हो दृष्टि धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा होती है धारा परिणाम तथा दिशा दोनों में समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। विद्युत लेपन जो होता है जिस पर धातु पर परत चढ़ी होती है वो विद्युत लेपन होता है। उस कैथोड और उस जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है उसका एनोड बनाया जाता है। इस क्रिया में प्रायः सोना, चांदी, तांबा धातु को हिस्सा को लिया जाता है। विद्युत धारा है कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी? एक अदिश राशि है। कौन सा विद्युत यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है? वो ट्रांसफार्मर बदल देता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटने पर घटती है। विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध होता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है विद्युत धारा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। ट्रांसफार्मर में किस धारा का प्रयोग किया जाता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है कार्बन की छड़ करती है। एक शुष्क सेल प्राथमिक शेल होती है। घरों में लगे बल्ब ट्यूबलाइट पंखे आदि किस क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए होता है। फ्यूज तार विशेषता होता है कम गलनांक होता है जिसका, और उच्च प्रतिरोध होता है इसका। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलता है कौन? दृष्टिकारी द्वारा बदला जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आकृति 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत प्रेस के तार होते हैं नाइक्रोम के होते हैं विद्युत प्रेस के तार। डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डायनामो। और यदि 1000 वाट के विद्युत बल्ब को 1 घंटे जलाया जाता है तो कितनी यूनिट विद्युत खर्च होगी? 1 यूनिट खर्च होती है। 1 यूनिट कैसे बनता है पता करो कि 1000 वाट के विद्युत बल्ब को 1 घंटा जला दिया जाए तो 1 यूनिट खर्च होता है। शुष्क सेल कैथोड होता है जस्ता का। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तांबे, टिन, सीसा, मिश्र धातु का बना होता है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.4 जूल होते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह किया था उन्हें क्या कहा गया? चालक कहा गया। चालक पदार्थों का आधार होता है लगभग सभी धातुएं। अम्ल, क्षार, लवणों का जलीय विलयन, मानव शरीर, जल आदि ये क्या है? चालक पदार्थ। अचालक पदार्थों के उदाहरण क्या कहते हैं? रबर, कागज, लकड़ी, अभ्रक, शुद्ध जल, ये चालक पदार्थ के उदाहरण। ये पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है क्या कहलाती है? अर्धचालक कहलाती है। क्या कहलाती है वो? अर्धचालक कहलाती है। ये पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक अचालक पदार्थों के बीच होती है वैद्युत चालकता कहलाती है। अर्धचालकों के उदाहरण क्या कहलाते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक के उदाहरण है। ताप घटाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध हो जाता है कैसा हो जाता है? घट जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करता है? आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। समान आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगता है। अधिक वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध जो होता है कैसा होता है? कम। विद्युत लेपन के लिए किस धारा का प्रयोग होता है? दृष्टि धारा का। विद्युत फ्यूज परपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? सीढ़ी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है गैल्वेनोमीटर की सीढ़ी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर। गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदला जाता है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में प्रतिरोध का तार लगाकर। चालकों का ताप घटाने पर विद्युत चालकता हो जाती है अधिक हो जाती है। ट्यूबलाइट में भारी भरी होती है पारे की वाष्प व आर्गन गैस। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज पर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? डायोड बल्ब। इसका निर्माण इंग्लैंड के फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक। यह एक निर्वात नलिका होती है जिसे केवल 2 इलेक्ट्रोड, फिलामेंट तंतु और प्लेट होती है। डायोड बल्ब का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है, अर्थात इसके
द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है। चलिए अगला, ट्रायोड बल्ब। ट्रायोड बल्ब क्या होता है? इसका निर्माण अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने किया था। किसने किया था? अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने किया था। ट्रायोड बल्ब का प्रयोग प्रवर्धक, दोलित और प्रेरित रेशी एवं सूचक डिटेक्टर की तरह होता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है परीक्षा उपयोगी? परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती हैं? कौन सी किरणें? कॉस्मिक किरणें नहीं पाई जाती। कॉस्मिक किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें, विद्युत चुम्बकीय किरण स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। मनुष्यों के लिए शोर की सही सीमा करीब कितनी होती है? ये होती है आपकी 85 डेसिबल। कितनी होती है? 85 डेसिबल होती है। मनुष्य की आंख में संकेंद्रीकरण फोकसिंग होती है। कितनी होती है फोकसिंग? ये देख लेते हैं। ये कहा मनुष्य की आंख में केंद्रीय फोकसिंग होती है। कितनी होती है? आंख में के लेंस में उल्टा वक्र में परिवर्तन से होती है। आंख की मांसपेशियां फैलाकर अथवा सिलेंडर को लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे आंख की फोकसिंग हो जाती है। कैसी हो जाती है? 25 सेंटीमीटर हो जाती है। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख अधिकतम संवेदन क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, उसे आंख का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए यह दूरी तक बिना संवेदन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। क्यों? जेट इंजन और रॉकेट के बारे में क्यों कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो ए और दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। चलिए, इसका एक्सप्लेन ये है कि जेट इंजन में ईंधन को जलाने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है, जबकि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई विद्यमान होती है। जेट इंजन प्लेन को रॉकेट की तरह अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल न होने के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। भारत के प्रमुख शोध संस्थान की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुंबई में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में, कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में आपका। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। औद्योगिक विषय अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये है आपका देहरादून। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में। अगला है आपका जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ? चंडीगढ़ में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो ये आपका फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। केमिस्ट्री अगले नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो अगली वीडियो में आपका केमिस्ट्री का, जनरल केमिस्ट्री का करा दिया जाएगा पूरा पार्ट। तो ठीक है, जो फ्रेंड्स जो भी आपने वीडियो नहीं देखे हैं साइंस स्पेशल के, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बाकी की जो साइंस की क्लास बची हुई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी मैं करा दी जाएगी।